हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिनका भी पेपर 27 जनवरी 2026 को है, उन सब के लिए हमने यहां पे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यू लाया है, जो कि बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप उनको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हूँ। आपको जिस भी भाषा में समझने में आसान लगे आप उस लैंग्वेज में समझ सकते हैं। और अगर आप हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सब की लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और सीपीसीटी के लिए जो प्लेलिस्ट है तो हम आपको आई बटन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए विंडोज में डिफ़ॉल्ट टूल कौन सा होता है? विच बिल्ट इन टूल इन यूज्ड इन विंडोज टू कनेक्ट अ रिमोट कंप्यूटर? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है टास्क मैनेजर, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, डिवाइस मैनेजर, एफटीपी क्लाइंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। दोस्तों, इसको शॉर्ट में आरडीपी भी कहते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आरडीपी का फुल फॉर्म ही पूछ दे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आरडीपी का फुल फॉर्म रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? 21, 3389, 25, 80। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3389। 3389 पोर्ट नंबर का यूज करता है जो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है, रिमोट कंप्यूटर कनेक्शन में ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेटा कंप्रेस करना, स्पीड बढ़ाना, डिस्प्ले शेयर करना, यूजर आइडेंटिफाई वेरीफाई करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूजर आइडेंटिटी वेरीफाई करना, यानी उपयोगकर्ता की पहचान करना या सत्यापित करना। ये रिमोट कंप्यूटर कनेक्शन में ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हम ऐसे ही अभी जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है सीपीसीटी का 31 जनवरी तक, उन सब के लिए मैं डे बाय डे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, जो कि प्रत्येक शिफ्ट के लिए, प्रत्येक दिन के लिए हमारे चैनल पे सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करने का सही विकल्प कौन सा है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि कौन से ऑप्शन का यूज करके और आप विंडोज में रिमोट डेस्कटॉप इनेबल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम। और सिस्टम के बाद आपको जाना है रिमोट डेस्कटॉप में। तो रिमोट डेस्कटॉप में जाने के बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल होता है, इसको इनेबल करना होता है, जिसके लिए ये आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन फेल होने पर सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? वॉलपेपर, कीबोर्ड लेआउट, नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्क्रीन ब्राइटनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है, रिमोट कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? कंप्यूटर नेम, यूजर नेम, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के द्वारा किसी भी रिमोट कंप्यूटर को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर रिमोट डेस्कटॉप उपयोग करने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? लो रेजुलेशन, सिक्योरिटी थ्रेट, स्लो कीबोर्ड, ऑडियो लैग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी थ्रेट, यानी सुरक्षा का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, रिमोट कनेक्शन में वीपीएन का प्रयोग क्यों किया जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए। क्योंकि वीपीएन जो होता है तो क्या होता है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि सिक्योर कनेक्शन आपको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है, रिमोट डेस्कटॉप में क्लिपबोर्ड शेयरिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कॉपी पेस्ट डेटा शेयर करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिमोट कनेक्शन में लेटेंसी का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों रिस्पॉन्स टाइम पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेंसी टाइम जितना ज़्यादा रहेगा, है ना, जितना ज़्यादा लेटेंसी टाइम रहेगा तो आपके रिस्पॉन्स टाइम में उतना ही समय लगेगा, डिले होगा जिसको कहते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि अगर वीडियो कॉल करते हैं या ऑडियो कॉल करते हैं तो अगर कनेक्शन सही नहीं है तो वहाँ पे आवाज़ अटक अटक के आती है, या कि फिर अगर वीडियो कॉल किए हैं तो हैंग हो जाता है। उसका जो मेन प्रॉब्लम क्या है, लेटेंसी टाइम है ना। अगर लेटेंसी टाइम ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब कि जो आपका जो रिस्पॉन्स है उसमें टाइम लगेगा, डिले होगा। नेक्स्ट है लाइनेक्स सिस्टम में विंडोज GUI रिमोट एक्सेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? RDP, SMTP, FTP, HTTP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RDP। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, SSH और RDP में मुख्य अंतर क्या है? What is the main difference between SSH and RDP? तो SSH और RDP में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है ऑप्शन नंबर सी, GUI एक्सेस वर्सेस कमांड लाइन एक्सेस। दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि जो SSH है तो ये GUI को एक्सेस करता है, जो कि RDP है ये कमांड लाइन एक्सेस को एक्सेस करता है। कमांड लाइन में जो कि CUI होता है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का मिलता है, एक GUI होता है, एक CUI होता है। तो CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो जो GUI को एक्सेस करता है तो वो SSH, और जो कमांड लाइन को एक्सेस करता है यानी CUI को एक्सेस करता है वो RDP। यही दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट है, रिमोट डेस्कटॉप में सेशन का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है यूजर लॉगिन इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयोगकर्ता कार्य वातावरण। नेक्स्ट है, एक साथ मल्टीपल रिमोट यूजर्स अलाउ होना किस पर निर्भर करता है? रैम साइज, प्रोसेसर स्पीड, विंडोज एडिशन, माउस टाइप। तो बताइए कि एक साथ अगर मल्टीपल यूजर जो है तो रिमोट में अलाउ होते हैं तो ये किस पर डिपेंड करता है? कौन अलाउ करता है? इसकी क्षमता कौन मापता है कि इतनी क्षमता होने पर मल्टीपल यूजर को हम एक्सेस कर सकते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके बाद फिर करेक्ट आंसर दीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज एडिशन। विंडोज एडिशन ये अलाउ करता है और इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एडिशन आप विंडोज का चला रहे हैं, जो कि कितने सारे रिमोट पीसी को एक्सेस करने की परमिशन देता है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट में आप हमको कमेंट करके ये भी बताइएगा कि 100 में से टोटल आपको कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ब्लॉक क्यों कर सकता है? रॉन्ग पासवर्ड पर, पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, लो बैटरी, ओल्ड ओएस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट रिस्ट्रिक्शन यानी पोर्ट प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिमोट डेस्कटॉप में इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? स्पीड बढ़ाना, ऑटो लॉगिन, डेटा को सुरक्षित रखना, डिस्प्ले रिसाइज करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट डेटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि रिमोट कंप्यूटर स्लीप मोड में है तो क्या होगा? फास्ट कनेक्ट, ऑटो वेक, पासवर्ड बाईपास या कनेक्शन फेल होगा?
तो बताइए, अगर रिमोट कंप्यूटर आपका स्लीप मोड में है तो क्या होगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनेक्शन फेल होगा, है ना। नेक्स्ट है, रिमोट डेस्कटॉप में फुल स्क्रीन मोड का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है बेटर यूजर एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पब्लिक नेटवर्क पर रिमोट डेस्कटॉप उपयोग करते समय सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? डिसेबल फायरवॉल, ओपन वाईफाई, वीक पासवर्ड, यूज वीपीएन और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूज वीपीएन और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। नेक्स्ट है, रिमोट कंप्यूटर से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का सही तरीका क्या है? तो ये है दोस्तों, साइन आउट फ्रॉम रिमोट सेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? अब बताइए, अगर आपको पता है तो, क्योंकि आपको आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस ये तो पता होगा ना, डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे मैक एड्रेस का फुल फॉर्म पूछा है, जो मैक आप लोग यूज करते हैं, तो मैक का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मेमोरी एक्सेस कोड, दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तीसरा है मशीन एक्सेस कोड और चौथा है मेन एड्रेस कंट्रोलर। अब बताइए, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का जो फुल फॉर्म होता है ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस सामान्यतः कितने बिट का होता है? क्या आपको पता है? 32 बिट, 64 बिट, 48 बिट, 128 बिट। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 48 बिट का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो IPv4 होता है वो कितने बिट का होता है? वो होता है 32 बिट का, और जो IPv6 होता है वो होता है 128 बिट का। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस किस लेयर पर कार्य करता है? यहाँ पे ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये पूछ देता है, क्योंकि ये जो भी लेयर दिया गया है दोस्तों, तो ये OSI मॉडल के लेयर हैं, जिसमें 7 लेयर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? अब बताइए, क्या आपको पता है इसका करेक्ट आंसर? मैक, चूँकि जो भी हम टॉपिक उठाए हैं दोस्तों, तो उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए हमने डीप से डीप लेवल को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ठीक है, आपको हमारा ये क्वेश्चन कैसा लगा, हमारा ये वीडियो का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैक एड्रेस को और किस नाम से जानते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल एड्रेस। जो मैक एड्रेस को दूसरा नाम उसको दिया गया है, उसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। अच्छा, फिजिकल एड्रेस क्यों कहते हैं, क्या आप इसको जानते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार कोई भी मशीन जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है तो उसका एक ही एड्रेस होता है जो कि परमानेंट रहता है, जो कभी चेंज नहीं होता। अगर कोई कंप्यूटर पहली बार इंटरनेट से जुड़ रहा है तो इंटरनेट सर्वर के द्वारा उसको एक एड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि उसका फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, IP एड्रेस तो बदलता रहता है, लेकिन फिजिकल एड्रेस वो परमानेंट होता है, और वो क्या होता है कि चेंज नहीं होता। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति इलीगल कार्य करता है तो उसको मैक एड्रेस के थ्रू फेच किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैक एड्रेस का दूसरा नाम है फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस का कौन सा भाग वेंडर को आइडेंटिफाई करता है? अब बताइए, वेंडर को कौन आइडेंटिफाई करता है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट 24 बिट्स OUI। ठीक है, नेक्स्ट है, OUI का फुल फॉर्म क्या है? अब बताइए, OUI का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो ऑप्शन है ऑनलाइन यूजर आइडेंटिटी, ओपन यूनिक इंटरफेस, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ऑप्टिकल यूनिट इंडेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस आमतौर पर किस फॉर्मेट में लिखा जाता है?
डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो ये लिखा जाता है दोस्तों हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कौन सा वैलिड मैक एड्रेस है। अब यहाँ पे कुछ एड्रेस दिया गया है, 4 एड्रेस दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे पहचानना है कि जो वैलिड मैक एड्रेस है वो कौन सा है। ठीक है, आई होप कि आप इसको देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए, इसके बाद अच्छे से देख लीजिए और फिर बताइए कि इसमें जो वैलिड मैक एड्रेस है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 00-1A-2B-3C-4D-5E। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप यहाँ पे आपका यहाँ एक सवाल होना चाहिए, ठीक, कि ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं, 48 बिट। ठीक है, अब 48 बिट होते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो प्रत्येक बॉक्स बनता है तो ये 8 बिट का बनता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने बॉक्स बन रहे हैं, 6 बॉक्स बन रहे हैं। तो 8 छांग 48, अगर आप 8 को 6 बार गुणा करिएगा तो 48 होता है। ठीक है, बाकी जो आप पहला देख रहे हैं 192.168.0.1 है, तो ये कितने बिट का है, ये 32 बिट होता है, क्योंकि एक बॉक्स जो है तो वो कितना करता है, वो 8 बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बिट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 8। ठीक है, आपको इस तरह से समझना है। तो यहाँ पे 6 हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस को चेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब बताइए, अगर आप मैक एड्रेस को चेंज कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिल्कुल, इसको कहते हैं मैक स्पूफिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैक स्पूफिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। स्पीड बढ़ाना, सिग्नल स्ट्रॉन्ग करना, आइडेंटिटी हाइड करना, या स्टोरेज बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिटी हाइड करना। ठीक है, वैसे तो मैक एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ जो ऐसे हैकर होते हैं जो कि इलीगल कार्य करते हैं, तो अपनी पहचान इंटरनेट से छुपाने के लिए वो मैक एड्रेस चेंज करते हैं। और मैक एड्रेस को चेंज करने की जो प्रोसेस है, या मैक एड्रेस को चेंज करना ही मैक स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, ARP किसका मैपिंग करता है। मैक टू मैक, IP टू IP, IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, पोर्ट टू IP। तो ये करता है दोस्तों IP एड्रेस टू मैक एड्रेस। जो ARP है तो ये किसकी मैपिंग करता है, IP एड्रेस टू मैक एड्रेस। दोस्तों, क्या आपको ARP का फुल फॉर्म पता है। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है ARP का फुल फॉर्म। और अगर नहीं पता तो भी कमेंट करिएगा, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ही नेटवर्क में डिवाइसेस एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं। होस्ट नेम द्वारा, यूजर नेम द्वारा, मैक एड्रेस द्वारा, पासवर्ड द्वारा। तो ये पहचानते हैं मैक एड्रेस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस किस डिवाइस से परमानेंटली जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या जिसको शॉर्ट में NIC कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है। अब यहाँ पे पहचानना है आपको कि ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FF, और ये जाएगा कितनी बार, 6 बार। ठीक है, क्योंकि मैक एड्रेस है, आपको ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कि मैक एड्रेस 48 बिट ही यूज करता है। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस का उपयोग मुख्यतः किस नेटवर्क में होता है। वैन, मैन, लैन या VPN। तो किस एड्रेस में, किस नेटवर्क में होता है मैक एड्रेस का यूज। तो ये होता है दोस्तों लैन, ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क।
नेक्स्ट है मैक फिल्टरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्या दो डिवाइसेस का मैक एड्रेस समान हो सकता है? ऑलवेज, ऑफन, नॉर्मली, नहीं होता या मैंडेटरी होता है? तो क्या है, अब बताइए, क्या किसी भी दो डिवाइसेस का मैक एड्रेस एक समान हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि जो मैक एड्रेस होता है तो वो क्या होता है, किसी भी डिवाइस को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो सामान्यतः ये नहीं होता है ना। और वैसे तो देखिए नियम से अगर देखें तो नहीं होता है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हैकर लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि नॉर्मली नहीं होता है ना। अगर नियम के अनुसार देखा जाए, नेटवर्क टोपोलॉजी के नियम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वर्चुअल मशीन में मैक एड्रेस कैसा होता है? तो ये होता है सॉफ्टवेयर जनरेटेड, ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर द्वारा निर्मित। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में मुख्य अंतर क्या है? लेंथ का, फॉर्मेट का, स्पीड का या लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल वर्सेस फिजिकल। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही अपने क्वेश्चन में बताया है कि मैक एड्रेस कैसा एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस क्या है, लॉजिकल एड्रेस होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने डिवाइस को दूसरे नेटवर्क से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, बट मैक एड्रेस आपका नहीं चेंज होता, वो आपका फिजिकल एड्रेस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्विच फॉरवर्डिंग के लिए किस एड्रेस का उपयोग करता है? स्विच जो है तो फॉरवर्डिंग के लिए, मतलब एक पैकेट को दूसरे पैकेट में भेजने के लिए किस एड्रेस का उपयोग करता है? आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, मैक एड्रेस या यूआरएल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नेटवर्क एरर डिटेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा एरर पहचानना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन टेक्निक किस लेयर से संबंधित होती है? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा लिंक लेयर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं चूँकि धीरे धीरे एग्जाम का जो पैटर्न है तो हाई लेवल की ओर ले जा रहा है, इसलिए हमने आपको उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी भी हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। अब चूँकि ये वीडियो ऐसे हैं दोस्तों कि जो CPCT का एग्ज़ाम होता है तो हर तीसरे महीने चौथे महीने में ऑर्गेनाइज ही होता है, इसलिए आपको नेक्स्ट टाइम के लिए अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि CPCT क्वालिफाई करने के लिए 3 चरण से होके गुजरना पड़ता है। पहला आपका एग्ज़ाम है और दूसरा आपका टाइपिंग है जो हिंदी और इंग्लिश है। तो किसी किसी का क्या होता है कि किसी का एग्ज़ाम निकल जाता है तो टाइपिंग नहीं निकलता, किसी का टाइपिंग निकल जाता है तो एग्ज़ाम नहीं निकलता। ठीक है, किसी किसी का तीनों चीज़ निकल जाता है। तो आप कोशिश करते रहिए, अगर किसी में भी आपको दिक्कत जाती है तो ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आपको आगे भी काम आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरिटी चेक किस प्रकार की एरर डिटेक्ट करता है? बस्ट एरर, मल्टीपल एरर, सिंगल बिट एरर, फ्रेमिंग एरर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगल बिट एरर। जो पैरिटी चेक है, पैरिटी चेक और पैरिटी सम आपने सुना होगा अगर, तो पैरिटी चेक क्या करता है, सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है इवन पैरिटी का अर्थ क्या है? ऑड नंबर ऑफ वंस, रैंडम पैरिटी, टोटल वंस इवन रखना, ओनली जीरोज अलाउ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल वंस इवन रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है CRC का फुल फॉर्म क्या है?
बताइए सीआरसी का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा और चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर अच्छे से आंसर दीजिएगा कि सीआरसी का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में आपको देना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सीआरसी का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीआरसी किस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है? बाइनरी एडिशन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एंड पॉलिनोमियल डिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिनोमियल डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सीआरसी किस प्रकार की एरर्स को बेहतर तरीके से डिटेक्ट करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, बस्ट एरर। नेक्स्ट है, चेकसम टेक्निक मुख्यतः किस प्रोटोकॉल में प्रयोग होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, टीसीपी यूडीपी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चेकसम किस ऑपरेशन पर आधारित होती है? तो ये होती है बाइनरी एडिशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन में मुख्य अंतर क्या है? स्पीड डिफरेंस का, कॉस्ट डिफरेंस, फॉर्मेट डिफरेंस, डिटेक्ट वर्सेस डिटेक्ट प्लस करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिटेक्ट वर्सेस डिटेक्ट प्लस करेक्ट। नेक्स्ट है, हैमिंग कोड किस कैटेगरी में आता है? तो ये आता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पैरिटी चेक की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? तो ये है कि इवन नंबर एरर्स डिटेक्ट नहीं कर पाता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बस्ट एरर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कंटिन्यूअस मल्टीपल बिट एरर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सीआरसी में जनरेटर पॉलिनोमियल क्या करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, एरर पैटर्न डिटेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो इसकी आवश्यकता क्यों है? इसका रीजन है ऑप्शन नंबर सी, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट है, नॉइज के कारण नेटवर्क में क्या समस्या उत्पन्न होती है? डिले, कॉन्जेस्शन, पैकेट लॉस, डेटा करप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है डेटा करप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ, ठीक है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट किससे संबंधित है? तो ये है एरर कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन के बिना डेटा ट्रांसमिशन का परिणाम क्या होगा? तो ये होगा इनकरेक्ट डेटा रिसीव होगा, ऑप्शन नंबर सी, इनकरेक्ट डेटा रिसीव होना। नेक्स्ट है, सीआरसी की तुलना में पैरिटी चेक क्यों कमज़ोर है? तो इसका रीजन है लिमिटेड एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नेटवर्क में एरर डिटेक्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो यह है एक्यूरेट डेटा डिलीवरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइम क्रिटिकल रिस्पांस देना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, RTOS में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा होता है? तो ये है रिस्पांस टाइम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, RTOS में टास्क शेड्यूलिंग किस पर आधारित होती है? तो ये होती है डेडलाइन, ऑप्शन नंबर सी। RTOS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम की विशेषता क्या होती है? तो ये होती है डेडलाइन मिस होना, अनएक्सेप्टेबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में डेडलाइन मिस होने पर क्या होता है? तो ये है परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, RTOS का सामान्य उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है एम्बेडेड सिस्टम्स में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, RTOS में टास्क को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं थ्रेड या प्रोसेस के नाम से, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, आरटीओएस में प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, हाई प्रायोरिटी टास्क लोअर प्रायोरिटी टास्क को इंटरप्ट कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आरटीओएस में जिटर शब्द का संबंध किससे है? मेमोरी लीक से, पावर लॉस, टाइमिंग वेरिएशन या डिस्क फेल्योर से? तो जिटर शब्द का संबंध है टाइमिंग वेरिएशन, ऑप्शन नंबर सी, समय परिवर्तन से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आरटीओएस का उदाहरण है? विंडोज 11, यूबंटू, मैक ओएस, वीएक्सवर्क्स? तो इसका करेक्ट आंसर है वीएक्सवर्क्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आरटीओएस में इंटरप्ट लेटेंसी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्ट आने और रिस्पॉन्स शुरू होने के बीच का समय, इसी को कहते हैं इंटरप्ट लेटेंसी। नेक्स्ट है, आरटीओएस में डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्रिडिक्टेबल टाइमिंग बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आरटीओएस और जनरल पर्पज ओएस में मुख्य अंतर क्या है? यूजर इंटरफेस, कॉस्ट, टाइम गारंटी वर्सेस बेस्ट एफर्ट, फाइल सिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइम गारंटी वर्सेस बेस्ट एफर्ट। नेक्स्ट है, आरटीओएस में सेमाफोर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टास्क सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आरटीओएस में प्रायोरिटी इन्वर्जन समस्या क्या है? तो ये है लो प्रायोरिटी टास्क हाई प्रायोरिटी टास्क को ब्लॉक कर दे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आरटीओएस में वॉच डॉग टाइमर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्टम फेल्योर डिटेक्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आरटीओएस में कॉन्टेक्स्ट स्विच का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सीपीयू का एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आरटीओएस में मेमोरी मैनेजमेंट सामान्य ओएस की तुलना में कैसा होता है? तो ये होता है सिंपल और प्रेडिक्टेबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्ड रियल टाइम सिस्टम का उदाहरण है? तो ये है एयर बैग कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आरटीओएस का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये है गारंटीड टाइमली रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सीपीयू का एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दौरान कौन सी इंफॉर्मेशन सेव की जाती है? तो ये है सीपीयू रजिस्टर्स और प्रोसेस स्टेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मुख्यतः किस कंपोनेंट द्वारा मैनेज किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किस स्थिति में होता है? तो ये होता है इंटरप्ट या शेड्यूलिंग के समय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो ये है सीपीयू ओवरहेड यानी अतिरिक्त समय खर्च, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सिंगल टास्किंग सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसा होता है? तो ये होता है ना के बराबर यानी ऑलमोस्ट नन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में पीसीबी का क्या रोल होता है? तो ये होता है प्रोसेस स्टेट स्टोर करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में सीपीयू का कौन सा भाग सबसे पहले चेंज होता है? कैश मेमोरी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम काउंटर? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रोसेस स्विचिंग और थ्रेड स्विचिंग में कौन सा तेज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है थ्रेड स्विचिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी और हार्डवेयर पर,
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं टास्क स्विचिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आरटीओएस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसा होना चाहिए? तो ये है फास्ट और प्रेडिक्टेबल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक्सेसिव कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से क्या समस्या होती है? तो ये होती है परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के समय सीपीयू क्या नहीं करता? तो ये क्या नहीं करता? यूजर इनपुट प्रोसेस करना ये नहीं करता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के समय सीपीयू। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्यों आवश्यक है? तो ये है सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किस शेड्यूलिंग के बिना संभव नहीं है? तो ये है सीपीयू शेड्यूलिंग के बिना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हार्डवेयर सपोर्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को कैसे प्रभावित करता है? तो ये करता है मेक्स इट फास्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में कैश मिस क्यों हो जाता है? तो इसका रीज़न है प्रोसेस डेटा बदल जाने के कारण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यूजर लेवल थ्रेड्स में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसा होता है? तो ये होता है फास्ट, ऑप्शन नंबर डी। कर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्ट। नेक्स्ट है और लास्ट है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ये है एफिशिएंसी मल्टीटास्किंग, यानी एफिशिएंट मल्टीटास्किंग का है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसमें से आपको ये कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और देखते रहिए, सीखते रहिए, तैयारी करते रहिए। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए डेट के लिए। जो नया डेट आने वाला है एग्ज़ाम का, उस डेट की वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।